हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन और आपकी स्टडीज़ आर गोइंग वेल। तो हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप प्लीज़ जाके देखिए। मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। आप प्लीज़ जाइए और वीडियोज़ को देखिए। और कल की क्लास में हमने डील किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हमें डील करना है विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी एंड उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके, तो क्या होगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट की ये कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अगर कोई दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, दो कंपाउंड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, वो डिफर करते हैं किस चीज़ में, अपने स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं स्पेस में, किस तरीके से प्लेस्ड हैं, कॉन्फ़िगर हैं, उसमें उनमें डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है इसके दो आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है। समझ आ रही है बात। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ हम अगर कार्बन की नंबरिंग को लेवल करें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज द, ये आपका डी ग्लूकोज है, ओके, और ये जो है ये आपका एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 5 पे डी ग्लूकोज में आपको OH ग्रुप इधर मिल रहा है, और कार्बन नंबर 5 पे आपके एल ग्लूकोज में OH ग्रुप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों का फॉर्मूला आपको C6H12O6 ही मिलेगा, बट यू कैन ऑफ कोर्स सी कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है ऑन कार्बन नंबर 5 C5 पे। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ से बहुत ही बेटर तरीके से देख सकते हैं। इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये प्रॉपर्टी आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट क्या शो करते हैं, दे शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, चलिए डायग्राम से समझिए। यहाँ देखिए एक हाई इंटेंसिटी लाइट बल्ब लिया गया है। ठीक है, एक बल्ब से क्या हो रही है, रोशनी निकल रही है, ओके, लाइट निकल रही है। ये लाइट कैसी है, ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है और नॉन लीनियर नॉन पोलराइज लाइट है। किस तरीके की लाइट निकल रही है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की लाइट निकल रही है। ये लाइट लीनियर नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, सीधी नहीं है और पोलराइज नहीं है, इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं है। ठीक है, जब हम इसको पास करेंगे पोलराइजर से तो क्या होगा, इसकी पोलैरिटी फिक्स हो जाएगी। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट में, और कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए यहाँ इसका डायरेक्शन जो है ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, बट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स कर दी गई है। ओके, समझ आ रही है बातें आपको। इसके बाद जब आप पोलैरिमेट्री से इसको पास करेंगे, ठीक है, पोलैरिमेट्री सेल विद कायरल एनालाइट डाल के, कायरल एनालाइट मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, और भी जो डिफरेंट कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारे जब आप इसके अंदर डालेंगे कायरल एनालाइट, और इस लाइट को आप इससे पास करेंगे पोलैरिमेट्री से, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई है,
चेंज हो गई है, बदल गई है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ये प्रॉपर्टीज आपके कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं। यहाँ देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, लीनियर, और आपकी लाइट कैसी हो गई है, लीनियर पोलराइज लाइट, और रोटेट भी हो गई है, ठीक है ना। फाइन, समझ आ रही है बातें। और लीनियर पोलराइज एंड रोटेटेड लाइट, तो ये लाइट को, लीनियर पोलराइज लाइट को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टीज है आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के पास, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको किस में देखने को मिलेगी, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको हम बोलते हैं डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट इट इज नोन एज, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है मॉलिक्यूल्स का वो चेंज होता है कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे या 4 पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझिए। देखिए ये आपके डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो आपकी साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है डी मैनोज का, ओके, और ये आपका स्ट्रक्चर है डी गैलेक्टोज का, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप डी ग्लूकोज को डी मैनोज से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज के स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है, कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ आया, कार्बन नंबर 2 पे आया ना। इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो कहाँ डिफर कर रहा है, कार्बन नंबर 2 पे डिफर कर रहा है। सिमिलरली अगर आप डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका स्पेशल अरेंजमेंट कहाँ चेंज हो रहा है, कार्बन नंबर 4 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं डी मैनोज और डी गैलेक्टोज, ये आपस में क्या है, ये आपस में डाई स्टीरियोमर्स हैं। समझ आ गई बात। अगर कंपाउंड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे या 4 पे वैरी करता है ग्लूकोज के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें तो आप उनको ग्लूकोज का क्या बोलेंगे, उनको आप ग्लूकोज का डाई स्टीरियोमर बोलेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको जो बातें बताई उसको अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोबेबली आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। इसमें देखिए एक होता है इनैंशियोमर, जो कि अभी हमने पढ़ा इनैंशियोमर्स, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है इनैंशियोमर, दूसरा होता है डाईस्टीरियोमर, और तीसरा होता है ईपीमर, ठीक है। इनैंशियोमर कैसे होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जैसे देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अगर आप यहाँ बीच में मिरर लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है, दोनों आपस में मिरर इमेज है, ठीक है ना। यहाँ देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ OH, इसके साथ H, इसके साथ H, ठीक, ये मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इनैंशियोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिरर इमेज फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाईस्टीरियोमर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके आइसोमर, ठीक है, उनमें डिफरेंट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डाईस्टीरियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डाईस्टीरियोमर्स होते हैं ये मिरर इमेज नहीं होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। देखिए डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज, अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन नंबर 1 पे, सॉरी कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे नहीं 4 पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 पे जो ये दोनों स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इनका स्पेशल अरेंजमेंट इन दोनों कार्बन नंबर पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। किसका किसका, डी मैनोज का और डी गैलेक्टोज का। तो ये दोनों आपस में क्या है, दे बोथ आर डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हैं और इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक से ज़्यादा कायरल सेंटर पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज भी नहीं है। ओके, तो दैट इज डाइस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं इपीमर की। इपीमर क्या होते हैं, अगर दो शुगर एक दूसरे से कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करे सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे, ओनली वन कायरल सेंटर पे, तो उनको आप आपस में क्या बोलेंगे, उनको आप बोलेंगे इपीमर्स। ओके, जैसे ये आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका डी मैनोज है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे वेरी कर रहा है, बाकी सब जगह इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में क्या है, आपस में ये दोनों एपीमर्स हैं। ओके, क्लियर। तो आपको कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। पहली प्रॉपर्टी, वो इनैंशियोमर्स होंगे, वो डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, वो इपीमर्स हो सकते हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सारी आपके प्रॉपर्टीज हैं, किसके, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। किसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विद द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये चीफ एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें यही कार्ब ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो एटीपी का मेन सोर्स कौन है, कार्ब ही है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स में ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। उसी वाले इक्वेशन की बात हो रही है कि C6H12O6 जो है इसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया CO2 में, H2O में, और आपको क्या मिला, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिले। ठीक है, यहीं से मिली सारी एनर्जी। ओके, तो यही बात आपको बताई जा रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि गर्मी के दिनों में हम सभी क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हम सभी ग्लूकोज पीते हैं ना। तो आखिर वो ग्लूकोज हम क्यों पी रहे हैं, आपने सुना होगा जब खेल के आते हैं बाहर से तो कहते हैं ग्लूकोज पी लो इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। तो आखिर ग्लूकोज में ऐसा क्या है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है, इसीलिए उसको पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। समझ आ रही है बातें, तो दिस इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज जो है सोर्स है स्टोरेज ऑफ एनर्जी का। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स में ये जो एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। आपने सुना होगा ना कि जितना भी फूड आपने खाया उसमें से जितना भी यूटिलाइज होना होगा आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा, जो नॉर्मल आपके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उस हिसाब से, और उसके बाद जो भी एनर्जी बची रह जाएगी वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी। एनिमल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, और जो प्लांट्स में स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। इन्हीं स्टार्च को फिर हम खाते भी हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं स्टार्च कंटेनिंग फूड। ओके, तो ये आपको वहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसकी तरह एक्ट होते हैं, वो एक्ट किए जाते हैं एनर्जी सोर्स की तरह इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर आपको एनर्जी चाहिए ज़्यादा तो आप प्रोटीन मत खाइए, आप क्या खाइए, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कीजिए तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं
ये इंटरमीडिएट होते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। अभी तो नहीं, हायर क्लासेस में आप फैट और लिपिड का बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि इनका जो फैट्स और प्रोटीन का बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि वो फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक, तो जब फैट और प्रोटीन फॉर्म होते हैं तो उनके इंटरमीडिएट स्टेजेस में आपको कार्बोहाइड्रेट बनता हुआ दिखेगा। तो कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट एज एन इंटरमीडिएट यूज होता है बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे नर्व टिश्यू के रेगुलेशन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये नर्व टिश्यू को का एनर्जी सोर्स है। नर्व टिश्यू को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी उसको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और वी ऑल नो कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन का है, तो ब्रेन को एनर्जी ओवरऑल कहाँ से मिलेगी? अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो आप अपनी ब्रेन को भी एनर्जी दे पाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर? इतनी सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई है आपको। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ। और क्या बनाते हैं? सरफेस एंटीजन बनाते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वाइटामिन्स बनाते हैं और एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर मॉलिक्यूल बनाने में, वाइटामिन्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, सरफेस एंटीजन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो सेल मेम्ब्रेन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, इस तरीके का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स आपने अपनी क्लासेस में कभी तो पढ़ी होंगी, 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है, 9th में ही ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है। ठीक, इस तरीके से लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपको इस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन देखने को मिलते हैं। दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, IP लिखती हूँ, एंड दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, PP लिख देती हूँ। तो ये जो आपके ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनके साथ क्या होता है? इनके साथ आपने देखा होगा कि इन ग्लाइकोलिपिड्स के साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के ऐसे चेन जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से इन प्रोटीन्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट के ऐसे चेन जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड के साथ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। प्रोबेबली आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए, लेट मी चेंज द कलर। ओके, चलिए, व्हाट आई सेड कि जो लिपिड मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़े होते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिपिड के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। सिमिलरली जो लिपिड मॉलिक्यूल्स आपके प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना? ओके, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो लिपिड हैं, जो कि क्या बना रहे हैं? लिपिड आपके प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो रहा है, सरफेस एंटीजन के साथ एसोसिएट हो रहा है ऐसे, और आपके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, वाइटामिन्स और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ आ गई बातें? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे प्लांट का सेल वॉल, आप सभी को पता है प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है, इट्स अ पॉलीसेकेराइड। अभी हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, है ना? तो आप एक बार पीछे वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सेलुलोज के बारे में पता चल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सेलुलोज में बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि इसके अलावा जो आपके होते हैं और क्या स्पेसिफिक फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के? तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं एनिमल्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट बनाता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस देखने को